welcome to my YouTube channel Brain Trainer. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एक और चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, आप अपने सराउंडिंग्स में प्रतिदिन कुछ ना कुछ मेटल देखते होंगे, उसका यूज भी करते होंगे। आपके घर में जो कुकिंग यूटेंसिल्स है उसका वो सब ज़्यादा मेटल है, उसका यूज करते हैं। जैसे पेन है, इसका जो कवर है वो प्लास्टिक का है, ये क्या है? नॉन मेटल है। तो आखिर किस प्रॉपर्टीज़ पे हम बताएंगे कि कोई भी सबस्टांस मेटल है या नॉन मेटल है? चलिए देखते हैं। देयर आर 118 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर टू कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स का दो कैटेगरीज है, कौन? मेटल और नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स सच एज फॉस्फोरस एंड सल्फर आर इंसुलेटर। नॉन मेटल्स जनरली क्या होता है? इंसुलेटर्स होता है। बट अब आप हायर क्लासेस में चल गए हैं। इंसुलेटर और कंडक्टर का अगर कोई डिफिनीशन पूछे तो कंडक्टर उसको बोलेंगे दोज सबस्टेंस व्हिच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दोज सबस्टेंस व्हिच हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। बट जनरली हम लोग नॉन मेटल्स को क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। वाइल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स जो हैं वो कैसे क्लासीफाई हुए हैं? किस बेसिस पे क्लासीफाई हुए हैं? उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। इन क्लास 9 यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। क्लास 9th में आपने बहुत सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ा है। यू हैव सीन दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासीफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट जो हैं वो क्लासीफाई हैं किस किस चीज़ में? मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। किसके बेसिस पे? उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। थिंक ऑफ सम यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। आपको सोचना है कि आपके डेली लाइफ में कुछ मेटल का और कुछ नॉन मेटल का यूज है। व्हाट प्रॉपर्टीज डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइज एलिमेंट एज मेटल्स और नॉन मेटल्स? किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप कैटेगराइज करते हैं कि कौन एलिमेंट मेटल है और कौन एलिमेंट नॉन मेटल है? जैसे कि हमारे चारों तरफ जो है नॉन मेटल भी है और मेटल है, लेकिन हम किस बेसिस पे आखिर पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि दैट सबस्टेंस इज आइदर मेटल और नॉन मेटल? हाउ आर दिस प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूज ऑफ दिस एलिमेंट? उसका प्रॉपर्टीज कैसे रिलेटेड है उस एलिमेंट के यूजेस से? लुक एट सम ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इन डिटेल। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का देखते हैं। मेटल जो होता है मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है। एक एक टर्म को हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल्स आर लस्चरस। मेटल जो होता है वो लस्चरस होता है, मतलब कि उसका सरफेस जो होता है वो शाइनी होता है, जिसको हम पॉलिश कर सकते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड। मेटल जनरली जो होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। एक मरकरी मेटल है जो कि लिक्विड होता है। मेटल्स आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल जनरली जो होता है वो टफ होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखिए मेटल्स के बारे में और भी चीज़ देखते हैं। मेटल्स, द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सबस्टांस इज बाई कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले किसी भी सबस्टांस को अगर ग्रुपिंग करना है तो क्या है सबसे उसका ईजिएस्ट वे? उसका ईजिएस्ट वे ये है कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे। मान लीजिए मेरे पास 10 सबस्टेंस है, 10 सबस्टेंस, उसको क्लासीफाई करना है तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि उसमें किसका किसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। सबसे ईजिएस्ट वे यही है। जैसे कि क्लास में अगर 10 बॉयज़ हैं और उनको क्लासीफाई करना है तो हम देखेंगे कि किस किस बॉयज़ का फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम है और किस किस बॉयज़ का फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हाइट हो गया, वेट हो गया। तो सेम उसी तरह एलिमेंट्स में हम देखेंगे कि किसका जो है, मेटल्स में देखेंगे किसका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है और किसका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। देखिए उसके लिए क्या किया है? लेट्स स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज। यहाँ पर 1 to 6 मतलब 6 एक्टिविटी किया है। उस 6 एक्टिविटी के थ्रू पता करेगा कि हाँ कौन मेटल्स है एक ग्रुप में रखाएगा और कौन मेटल्स इन अदर ग्रुप में रखाएगा। उसके लिए सैंपल लिया है कुछ कुछ मेटल्स का। जैसा कि हम जानते हैं आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, सोडियम, लीड, जिंक और भी वो मेटल लेना है जो कि इजीली आपको अवेलेबल हो जाए।
एक्टिविटी 1 में देखिए क्या किया है। टेक सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। सबका अपीयरेंस देखना है, जितना भी मेटल्स लेना है वो उसका अपीयरेंस देखना है कि उस मेटल का अपीयरेंस कैसा है। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाई रबिंग देम सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस। उसके बाद क्या करना है कि उसके मेटल को के सरफेस को सैंड पेपर के हेल्प से रब करना है। देखिए क्या होता है, जनरली जब आप कोई मेटल लेते हैं तो मेटल अगर बहुत दिन तक एयर में रहता है, मॉइस्ट टेम्परेचर में रहता है, तो क्या होता है उस एटमॉस्फेयर में उसके ऊपर रस्ट लग जाता है। तो वो रस्ट जब रब करेंगे तो रस्ट क्या होगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद उस मेटल का ओरिजिनल शाइनी सरफेस हमको देखने को मिलेगा। वहीं उसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट है शाइनिंग सरफेस। जब मेटल प्योर स्टेट में रहेगा तो उसका सरफेस कैसा होता है, शाइनिंग होता है। उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटालिक लस्टर। तो एक्टिविटी 1 से हमको ये पता चला, एक प्रॉपर्टी पता चला। क्या प्रॉपर्टी पता चला कि मेटालिक लस्टर के बारे में पता चला। अब हम दूसरा देखेंगे एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 से देखते हैं क्या पता चलता है। एक्टिविटी 2 कह रहा है टेक ए स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। इसका स्मॉल पीस लेना है। ये सब क्या है, मेटल्स है। ट्राई टू कट दिस मेटल विथ ए शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। सबको एक शार्प नाइफ से मेटल को कट करने का कोशिश करना है। जब आप मेटल को, अगर लोहा को आपको बोल दिया जाए आयरन को कट करने को नाइफ से, तो कट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दो एक्सेप्शन मेटल्स हैं, वो क्या होते हैं, जैसे सोडियम है जिसको हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। होल्ड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। सोडियम मेटल को एक टोंग के पेयर से पकड़ना है, होल्ड करना है। ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर, ड्राई इट बाई प्रोसेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। हाँ, सोडियम मेटल को इसलिए केयर के साथ यूज करना है क्योंकि सोडियम मेटल बहुत रिएक्टिव होता है। वो जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा वो क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। इसीलिए सोडियम मेटल को जनरली ऑयल में कीप करके रखा जाता है। पुट इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विथ ए नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप देखेंगे कि मेटल्स को जब हम कट करने का कोशिश किए एक्सेप्ट सोडियम, तो सारा मेटल हमको ये देखने को मिला लगभग कि वो जनरली क्या है, हार्ड है। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। हाँ, एक बात और है कि मेटल तो हार्ड है लेकिन सारा मेटल एक रेशियो में हार्ड नहीं है। कोई ज़्यादा हार्ड है, कोई कम हार्ड है। उसका जो हार्डनेस का रेशियो है वो क्या है, वो वेरी कर रहा है मेटल टू मेटल। तो इससे हमको ये पता चला कि मेटल जो होता है वो क्या होता है, जनरली हार्ड होता है। पहला वाला में क्या पता चला था, मेटल जो होता है उसके पास मेटेलिक लस्टर होता है। तो हम दो प्रॉपर्टीज को एक्टिविटी से देख लिए। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, एक्टिविटी 3 क्या कर रहा है। एक्टिविटी 3 कह रहा है टेक पीसेज ऑफ आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर। ये 3-4 मेटल है, इसका पीसेज आपको लेना है। प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विथ ए हैमर। देखिए क्या कीजिएगा, एक पीस लेके के लोहा का, आयरन का, और उसको हैमर से मारना है। जब हैमर से उसको मारेंगे तो क्या होगा, उसका थीन सीट बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक वुड को लेते हैं, वुड के पीस को, लकड़ी के पीस को लेते हैं, अगर उसको मारेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी नॉन मेटल जो है वो टूट गया, लेकिन मेटल क्या है, वो एक थीन सीट बनाया। रिपीट विथ अदर मेटल, ऐसे ही अदर मेटल के साथ भी करना है। रिकॉर्ड द चेंजेज इन द शेप ऑफ दिस मेटल। क्या होगा, उसका शेप में चेंजिंग हो जाएगा। यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन सीट। कुछ मेटल ऐसा है जिसको हम बीट करके थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं मेलेबिलिटी। 3 चीज़ हम लोग पढ़ लिए, 3 एक्टिविटी से 3 बातें पता लगा। पहला पता लगा कि मेटेलिक लस्टर होता है, दूसरा पता लगा कि मेटल जनरली हार्ड होता है, और तीसरा पता ये लगा कि इसके पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। और आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मेलेबिलिटी, तो आपको बोलना है कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबिलिटी। चलिए, डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स। आपको क्या पता है कि गोल्ड और सिल्वर जो है ये मोस्ट मेलेबल मेटल्स है। गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलेबल मेटल है। 3 एक्टिविटी से हमको 3 प्रॉपर्टीज पता चला। अब देखिए चौथा एक्टिविटी देखते हैं क्या कहता है चौथा एक्टिविटी। चौथा एक्टिविटी में बोल रहा है कंसीडर सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, लीड etc। इसको लेना है। विच ऑफ द एबव मेटल्स आर आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर। देखिए, हम लोग जो घर में वायर यूज करते हैं, मतलब तार जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कंटिन्यू फ्लो कराने के लिए या उसको मूव कराने के लिए, उसमें क्या होता है, जनरली कॉपर का वायर यूज करते हैं। और भी बहुत टाइप के मेटल्स का वायर बनता है। तो इससे ये हुआ
इसका एक प्रॉपर्टी पता चल रहा है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एक प्रॉपर्टी जिसका पता लगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? अगर आप एक मेटल लेंगे, ये प्लास्टिक है, अगर इसको चाहे कि वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर कॉपर जो है वो क्या है? मेटल है। सिल्वर क्या है? मेटल है। गोल्ड क्या है? मेटल है। उसको अगर हम चाहें कि वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो चौथा एक्टिविटी से हमको ये पता चला कि मेटल जो होता है उसके पास एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी। उसके बाद देखिए, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो होता है वो सबसे डक्टाइल मेटल होता है। देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, डेट ए वायर अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 2 किलोमीटर लेंथ आपको समझ में आना, 2 किलोमीटर लंबा वायर कितना? 1 ग्राम गोल्ड से बन सकता है। सोचिए, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। 1 ग्राम गोल्ड का अमाउंट बहुत छोटा हुआ और उससे 2 किलोमीटर लंबा अगर वायर बने, कैसे बनता होगा सोच लीजिए। और उसके पास डक्टिलिटी का कितना प्रॉपर्टीज है। उसके बाद इट इज द बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी मेटल्स कैन हैव बीन गिवन टू डिफरेंट सेट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। इसके मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज होने के कारण ही मेटल्स को हम वो शेप दे देते हैं जैसा कि हमारा नीड होता है। जैसे नाइफ का शेप कुछ और होता है, यूटेंसिल्स का शेप कुछ और होता है, कॉपर का वायर का शेप कुछ और होता है, बस में बैठने वाला सीट जो मेटल का होता है उसका शेप कुछ और होता है। तो इसका मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज के कारण ही हम क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम इसको शेप दे देते हैं। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेजल्स? क्या आप कुछ मेटल्स का नाम बता सकते हैं जो कि कुकिंग वेजल्स के लिए यूज होता है? तो हाँ, बता सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको अपने घर पे जाना है और देखना है खुद से कि हाँ कौन सा बर्तन जो है वो स्टील का है, कौन जो है कॉपर का है, कौन जो है एल्युमिनियम का है। ऐसे करके आपको देखना है। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेजल्स? अच्छा, एक बात बताइए, आखिर मेटल्स को ही कुकिंग वेजल्स में क्यों यूज किया जाता है? आखिर नॉन मेटल्स में क्यों नहीं है? लकड़ी का आप देखें बर्तन कहीं पे, जनरली हम लोग मेटल्स के ही बर्तन पे यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? देखिए, इसके बारे में अभी देखते हैं। एक्टिविटी 5 बोल रहा है कि टेक एन एल्युमिनियम। एक्टिविटी 5 देखिए क्या बोल रहा है, टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर। इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लैम्प दिस वायर ऑन ए स्टैंड। देखिए, एक आपको लेना है एल्युमिनियम का और कॉपर का वायर, किसी का एक वायर लेना है और उसको क्या करना है, उसको एक स्टैंड पे क्लैम्प कर देना है, एज शोन इन फिगर, इसी की तरह कर देना है। ठीक है, ये हो गया आपका मेटल का वायर। या तो ये आप कॉपर का ले सकते हैं या एल्युमिनियम का, कोई भी मेटल ले सकते हैं जनरली, ठीक ना। फिक्स ए पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। क्या करना है, यहाँ वैक्स के हेल्प से यहाँ पर पिन लगाना है। कहाँ पे पिन लगाना है? यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, हीट द वायर विथ ए स्टीप लैम्प। इस वायर को हीट करना है किससे? एक लैम्प से। कैंडल और बर्नर, या तो कैंडल से या बर्नर से, नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प्ड। व्हाट यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? आप कुछ देर बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे? नोट योर ऑब्जर्वेशन। अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। डज द मेटल वायर मेल्ट? क्या मेटल का वायर मेल्ट हुआ? द above activity shows that metals are good conductor of heats and have high melting point। देखिए क्या हुआ इस एक्टिविटी में, ये है यहाँ पर एक स्टैंड, ठीक, इसको क्लैम्प के हेल्प से यहाँ पर एक मेटल वायर को अटैच कर लिए। जब मेटल वायर को हम अटैच किए, हम हीट दे रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे हीट दे रहे हैं? इसके इस इंड पे। और हीट कहाँ तक कंडक्ट हो जा रहा है? हीट एकदम कंडक्ट हो रहा है इसके इंड पे। इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और यहाँ पर जो वैक्स था, वैक्स क्या हो जाएगा? वैक्स से जो पिन था वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेटल जो होगा वो हीट को कंडक्ट कर लेगा और हीट को कंडक्ट करने के बाद यहाँ तक हीट पहुँच जाएगा। और जैसे ही हीट पहुँचेगा, ये वैक्स से पिन क्या होगा? रिमूव होकर बाहर निकल जाएगा। इससे एक चीज़ और पता लगा, ये पता लगा कि मेटल जो होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नहीं तो मेटल ही पहले क्या हो जाता? मेल्ट हो जाता। लेकिन मेटल इस केस में मेल्ट नहीं हुआ। तो इस एक्टिविटी से हमको दो चीज़ पता लगा, एक पता लगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और दूसरा ये पता लगा कि मेटल जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। हीट का बेस्ट कंडक्टर कौन कौन है? सिल्वर है और कॉपर है। और सिल्वर कॉपर भी क्या है? एक तरह का मेटल ही है।
लीड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। हाँ, लीड और मरकरी जो है ये इसके कंपेयर में क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इससे तो हमको एक बात पता लगा कि मेटल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हीट को कंडक्ट कर ले रहे हैं, हीट को कंडक्ट कर ले रहे हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई है। लेकिन अब हमको नेक्स्ट एक्टिविटी से ये पता करना, अभी तक हम 5 एक्टिविटी देखें, हम नेक्स्ट एक्टिविटी में ये देखेंगे कि क्या मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। देखिए एक्टिविटी 6 से इसको देखेंगे। सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर। एक सेटअप कर लेना है इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसा, जैसा इस फिगर में दिख रहा है। प्लेस द मेटल्स टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स। और उसके टर्मिनल्स के बीच में क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है मेटल्स। डज द बल्ब ग्लो, व्हाट दिस इंडिकेट। क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा, व्हाट दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव ए कोटिंग ऑफ पीवीसी or rubber like material. Why are electric wires coated with such substance? What happens when metal strike a hard surface? Do they produce a sound? ये तो अलग टॉपिक है, यहाँ तक देखिए। What are electric wires? Why are electric wires coated with such substance? देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है, ये हम एक वायर लगाए, ये वायर किस चीज़ का है, मेटल का है। किसका है, मेटल का है। और ये जो क्लिप्स है, क्लिप्स को जैसे ही अटैच करेंगे क्या होगा, ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। लेकिन अगर इस मेटल के वायर को हटा के यहाँ पर अगर हम एक वुड का पीस लगा दें, इसको रिमूव करके यहाँ पर वुड लगा दें, तो क्या यहाँ से वुड जो होगा इसको सप्लाई कर पाएगा करेंट? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वुड जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। और ये वायर वो जो मेटल का है ये क्या है, ये एक कंडक्टर है। तो इससे ये पता लगा ये क्या कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। तो इससे ये पता लगा कि हाँ मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विथ सच सब्सटेंस। इलेक्ट्रिक वायर आप जब यूज करते होंगे घर पे, इलेक्ट्रिक वायर, जैसे ये वायर है, देखिए दिखाते हैं, ये वायर है, इस वायर के नीचे मेटल है और ऊपर क्या है, प्लास्टिक है। क्यों है, प्लास्टिक से इसको कोटिंग क्यों किया गया है, क्योंकि जब इससे करंट पास हो और इसके अगर सरफेस से मेरा बॉडी टच हो तो हमको करंट का झटका ना लगे, क्योंकि ये ऊपर ये नॉन मेटल हो गया। और नॉन मेटल से क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। दूसरा चीज़ ये है, एक और प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे। डू दे प्रोड्यूस ए साउंड, क्या ये साउंड प्रोड्यूस करता है। द मेटल्स दैट ड्रॉप ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनरस। देखिए एक इसका प्रॉपर्टीज होता है जिसको बोलते हैं सोनरस। मेटल्स को जब भी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो उसको उसमें से एक साउंड निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं, सोनरस बोलते हैं। देखिए आप मंदिर में जाते हैं, टेंपल में जाते हैं, या स्कूल का जो बेल होता है ये सब किसका बना होता है, मेटल का बना होता है। क्यों, क्योंकि उसको स्ट्राइक करें तो कैसा साउंड निकले, सोनरस साउंड निकले। इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, सोनरस बोलते हैं। कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। चलिए इसका आंसर आपको खुद से करना है कि आखिर बता भी दिए वैसे हम कि स्कूल बेल जो होता है वो मेटल का ही क्यों बना होता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन मेटल। अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़े, मेटल के बारे में पढ़े। और मेटल के बारे में हमको क्या क्या पता लगा, मेटल का जो शाइनिंग सरफेस होता है उसको बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब चीज़ हम लोग पढ़े और एक्टिविटी करके देखे। अगर आपसे अब कोई पूछे कि आपको प्रूफ करके दिखाना है तो आप प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। अब चलिए हमारा टॉपिक आया नॉन मेटल्स। अभी तक कहानी किसका था, स्टोरी मेटल्स का। अब हमारा स्टोरी आया नॉन मेटल्स का। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स एज कम्पेयर टू मेटल्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि नॉन मेटल जो था वो मेटल के कंपेयर में बहुत कम था। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये सब क्या है, नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स और गैसेज एक्सेप्शन ब्रोमीन। ब्रोमीन के अलावा ये सब जितना भी नॉन मेटल्स होता है या तो सॉलिड होता है या गैसेज हो सकता है, लेकिन ब्रोमीन क्या है, एक लिक्विड है। तो ये आपसे कोई पूछ सकता है कि नेम अ नॉन मेटल व्हिच इज लिक्विड, तो कौन होगा, ब्रोमीन होगा। डू नॉन मेटल्स हैव आल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स। तो क्या नॉन मेटल्स के पास भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है मेटल्स के सिमिलर। देखिए लेट्स फाइंड आउट।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। और फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, जो एक्टिविटी 1 से 6 में हम किए उसमें क्या करना है, मेटल्स के जगह अब नॉन मेटल को पुट कर देना है। नॉन मेटल्स को कनेक्ट करके देखना है कि क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। नॉन मेटल को कनेक्ट करके देखना है कि क्या उससे हीट कंडक्ट हो रहा है। नॉन मेटल्स को रब करके देखना है उसके सरफेस को कि क्या उसका मेटेलिक लस्टर आएगा। ये सब सारा चीज़ किससे चेक करना है, नॉन मेटल से चेक करना है। तो नॉन मेटल के केस में जब हम देखेंगे तो नॉन मेटल का जो सरफेस होता है उसके पास कोई भी लस्टर नहीं होता है। देखिए एक्टिविटी 7 में क्या कर रहा है, नॉन मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है। तो देखिए, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड आयोडीन, कैरी आउट द एक्टिविटीज 1 to 6 विथ दिस नॉन मेटल्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। वो 1 से 6 तक जितना एक्टिविटी हम देखे उसको किसके साथ रिपीट करना है, उसको रिपीट करना है आपको इसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ। कंबाइन योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन टेबल। उसके बाद क्या करना है कि अपने ऑब्जर्वेशन को लिखना है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, कि मेटल के केस में क्या हुआ और नॉन मेटल के केस में क्या हुआ। तो जो एलिमेंट्स मेटल होगा उसके केस में क्या होगा और जो एलिमेंट नॉन मेटल्स होगा उसके केस में क्या होगा। तो देखिए, नॉन मेटल्स का सिंबल लिखना है जिसका यूज करना है। इसका जो सरफेस था उसके पास क्या था, मेटेलिक लस्टर था, मेटेलिक लस्टर था, लेकिन इसके पास नहीं है। ये जनरली क्या था, हार्ड था मेटल, लेकिन ये जो है वो जनरली हार्ड नहीं है। इसके पास मेलेबिलिटी था लेकिन इसके पास मेलेबिलिटी नहीं है। इसके पास डक्टिलिटी भी था मेटल के पास, लेकिन नॉन मेटल के पास डक्टिलिटी नहीं है। ये कंडक्ट करता था हीट को, लेकिन ये हीट को कंडक्ट करता था, लेकिन ये हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी को मेटल कंडक्ट करता था, लेकिन नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करेगा। ये जो था मेटल जो था इसके पास सोनरिटी था, लेकिन नॉन मेटल्स के पास सोनरिटी नहीं है। तो जब हम ये सारा एक्टिविटी देखेंगे तो हमको ऑब्जर्व होगा कि किसके पास कौन सा प्रॉपर्टीज है, मेटल्स का क्या प्रॉपर्टीज है और नॉन मेटल्स का क्या प्रॉपर्टीज है। तो चलिए अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमको कुछ देखने को मिलेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। चलिए उसको देखते हैं। देखिए, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी हैमर इनटू शीट, थिन शीट, मतलब कि नॉन मेटल जैसे लकड़ी है उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स डक्टाइल भी नहीं होता है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल्स दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस विच मीन्स दे आर नॉट शाइनी, नॉन मेटल्स जो होता है वो जनरली शाइनी नहीं होता है क्योंकि वो लस्टरस नहीं होता है। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, सोनरस भी नहीं होता है। अब हमारे पास एक टर्म आया टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ वो होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल का ज़्यादा होता है। जैसे आप देखे होंगे कोई भी हाइड्रोक्लोरिक मशीन जो कि कोई भी सामान को ऊपर खींचता है, तो उसमें क्या होता है कि बियर करने का उसको कैपेसिटी जो टेंड होता है वो क्या होता है, जैसे मेटल्स का एक बनाए हाइड्रोक्लोरिक और नॉन मेटल्स का, तो नॉन मेटल्स वाला ब्रेक हो जाएगा लेकिन मेटल्स जल्दी ब्रेक नहीं होता है। तो मेटल्स का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल। तो चलिए ये था मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन record in table you will know the general physical properties of metals and non metals। जो टेबल हम लोग ने रिकॉर्ड किया ऊपर में उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जान गए। यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम एलिमेंट्स को उसके केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको देखने को मिल रहा है कि हम बोल रहे हैं कि मेटल जो होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन उसमें एक मरकरी आ गया एक्सेप्शन में जो कि लिक्विड हो गया। तो इसके केस पे केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग मेटल्स या नॉन मेटल्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जनरली जो है वो क्या कर रहा है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर रहा है, लेकिन ग्रेफाइट एक नॉन मेटल ही है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Then we can't classify metals or non-metals only on the basis of physical properties. We should always know about the chemical properties of metals and non-metals for their classification. उसके बाद देखिए पहला जो है क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज देयर आर मेनी एक्सेप्शन, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज के केस में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन हो रहा है। जैसे देखिए ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारा मेटल्स तो सॉलिड है लेकिन उसमें एक्सेप्शन आ जा रहा है मरकरी। उसके बाद है
You have in activity 5 you have observed that metals have high melting points, but gallium and cesium have very low melting point. metals के पास तो high melting point होता है, लेकिन गैलियम और cesium ऐसा मेटल है जिसके पास बहुत low melting points है. These two metals will melt if you keep on them on your palm. अगर उसको अपने palm में भी रखेंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा. आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट इज लस्चरस. हम नॉन मेटल को बोल रहे हैं कि लस्चरस नहीं होता है, उसमें एक एक्सेप्शन आ गया है, आयोडीन. कार्बन इज नॉन मेटल डेट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. ईच फॉर्म्स इज कॉल्ड एन एलोट्रोप. डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस. हम बोल रहे हैं कि जो नॉन मेटल्स होता है वो जनरली हार्ड नहीं होता है, और डायमंड जो है ये कार्बन का एलोट्रोप है, और कार्बन जो है एक नॉन मेटल है, और ये हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस है. क्या इस तरह से हम इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं. उसके बाद इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया. ग्रेफाइट जो है ये भी कार्बन का एलोट्रोप है, और ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि ये नॉन मेटल है, और हम बोल रहे हैं कि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है. तो ये सब एक्सेप्शन आ जा रहा है. अल्कली मेटल जो है ये बहुत सॉफ्ट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. इसको हम लोग नाइफ के हेल्प से कट कर सकते हैं, नाइफ के हेल्प से कट कर सकते हैं, जबकि हम बोल रहे हैं कि जनरली वो हार्ड होता है. ये सब एक्सेप्शन के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं. एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासीफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. अब क्या करेंगे, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम क्लासीफाई करेंगे. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी 8. एक्टिविटी 8 में देखिए क्या करना है. टेक ए मैग्नीशियम रिबन एंड सल्फर पाउडर. आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और सल्फर पाउडर लेना है. बर्न द मैग्नीशियम रिबन. मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, जलाना है. ये जलाकर हम इसका शॉर्ट्स में वीडियो डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं. कलेक्ट द एसेस फ्रॉम एंड डिजॉल्व इन द वाटर. जब मैग्नीशियम को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करना है, मतलब उसका जो एस होगा उसको क्या करना है, एस मतलब राख जो उसका होगा उसको क्या करना है, वाटर में मिक्स करना है. तो MgO को जब वाटर में मिक्स करेंगे तो बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड. टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. उसको क्या करना है कि उस सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के हेल्प से चेक करना है. इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम एसिडिक और बेसिक. किस लिए, क्योंकि ये लिटमस पेपर आपको इंडिकेट करेगा कि डेट प्रोडक्ट इज एसिडिक और बेसिक. जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि क्या है, लिटमस पेपर इज अ इंडिकेटर विच इंडिकेट्स दैट आइदर सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. तो यही फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है. नाउ बर्न सल्फर पाउडर. उसके बाद सल्फर पाउडर को बर्न करना है. प्लेस द टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस. उसको कलेक्ट करना है. ऐड सम वाटर. उसमें भी कुछ वाटर ऐड करना है और उसको सेक कर देना है टेस्ट ट्यूब को अच्छे से. टेस्ट दिस सॉल्यूशन विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. इस सॉल्यूशन को ही ब्लू और रेड लिटमस पेपर से चेक करना है. किस लिए चेक करना है, ताकि पता लगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है. इज द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक. जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो एसिडिक है कि बेसिक है. मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन एटर. ज़्यादातर नॉन मेटल जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं. कब, जब वाटर में डिजॉल्व होते हैं तब. ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड. जबकि मेटल जो होते हैं वो कैसा ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट मेटल ऑक्साइड इन द नेक्स्ट सेक्शन. हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इसके बारे में डिटेल से देखेंगे. चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अभी तक हम लोग क्या देखे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखते हैं. वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन द फ्लोइंग सेक्शन 1 to 4. यहाँ पर दिया हुआ है 4 एक्टिविटी 1 to 4. उसमें हम लोग देखेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. फॉर दिस कलेक्ट द सैंपल ऑफ फ्लोइंग मेटल्स अल्मोनियम, कॉपर, आयरन, लीड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम. इतना मेटल्स का आपको सैंपल लेना है. व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर. जब मेटल्स को एयर में बर्न करेंगे तो क्या होगा. यू हैव सीन इन एक्टिविटी 8 द मैग्नीशियम बर्न इन एयर विथ ए डेजलिंग वाइट फ्लेम. हाँ, मैग्नीशियम जब भी जलता है एयर में तो कैसे जलता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है. मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, लेकिन सारे मेटल वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ इसी मैनर में नहीं जलते हैं. लेट्स चेक बाय परफॉर्मिंग द फ्लाइंग एक्टिविटी. अब हम लोग एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं. देखिए एक्टिविटी 9 में क्या कर रहा है, एक्टिविटी 9 में कर रहा है
इसमें कॉटन रखना है कि आपको सावधानी रखना है कि टीचर का नीड चाहिए, अकेले ये नहीं करना है। और स्टूडेंट जो हैं जो करेंगे इस एक्टिविटी को उनको आई प्रोटेक्शन यूज़ करना है, क्योंकि जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो उसमें से वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलता है। होल्ड एनी ऑफ द सैंपल्स टेकन अबव विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, एक पेयर ऑफ टोंग से इस किसी सैंपल को होल्ड करना है। एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम, रिपीट विथ द अदर मेटल सैंपल्स। क्या करना है कि मैग्नीशियम जैसे जलाए हम उसी तरह से सारे मेटल्स को जितना आपके पास अवेलेबल हो जला के चेक करना है कि क्या उसी तरह सब उसी मैनर में जल रहे हैं, बर्न हो रहे हैं। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म, अगर उसका प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको कलेक्ट करना है। विच मेटल्स बर्न्स इजीली, उसके बाद देखना है कि कौन मेटल जो है वो इजीली बर्न हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम जो होगा वो इजीली बर्न हो जाएगा, सोडियम जो है उससे भी इजीली बर्न हो जाएगा। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, फ्लेम का कलर कैसा है जब हम लोग मेटल को बर्न कर रहे हैं। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, मेटल का जो सरफेस है वो जलने के बाद कैसा अपीयर हो रहा है। अरेंज द मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, उसके बाद क्या करना है कि जितना भी हम जलाए तो देखना है कि ऑक्सीजन से कौन रैपिड जला और कौन स्लोली जला, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज कर देना है। आर द प्रोडक्ट सोलूबल इन वाटर, क्या उसका जो प्रोडक्ट था वो वाटर में सोलूबल है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, जितना भी मेटल है अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर देंगे, बैलेंसिंग बताए हुए हैं आपको प्रीवियस सेक्शन में। चलिए तो हमको एक चीज़ पता लगा कि मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या मिलता है हमको, मेटल ऑक्साइड। अब देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड ए ब्लैक ऑक्साइड। देखिए कॉपर जब ऑक्सीजन से मिला तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। अल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ हीट हुआ तो क्या बना, अल्युमिनियम ऑक्साइड। यानी ये सब मेटल्स हैं, ये जब कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, हीट हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना रहे हैं, उस मेटल का ऑक्साइड बना रहे हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम लोगों ने चैप्टर 2 में देखा था कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट किया था। वी हैव लर्न दैट द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हम लोग देखे थे कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो कैसा नेचर में होता है, बेसिक नेचर में होता है, जिसको कि हम इंडिकेटर्स के हेल्प से टेस्ट भी किए थे। बट सोम मेटल ऑक्साइड सच एज अल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ETC शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जैसे अल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ, जिंक ऑक्साइड हुआ, जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं, और ऐसे को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में या कोई पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which show both acidic as well as basic behavior. Such metals oxide which react with both acids as well as base, मतलब कि जो रिएक्ट किससे किया, एसिड से भी और बेस से भी, और क्या बनाता है प्रोडक्ट बनाता है, सॉल्ट बनाता है, और क्या बनाता है साथ में, वाटर बनाता है। अल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फ्लोइंग मैनर विथ एसिड्स एंड बेस। देखिए अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक है, यानी ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा और ये बेस से भी रिएक्ट करेगा। देखिए दोनों केस से रिएक्ट कराया हुआ है यहाँ पे। देखिए क्या किया गया है, देखिए इसको HCl आप जानते हैं क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। यानी ये एसिड के साथ भी रिएक्ट हो रहा है और ये बेस के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, और क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। ये सॉल्ट है और ये क्या है, वाटर है। ये सॉल्ट है और ये क्या है, ये वाटर है। यानी ये जो ऑक्साइड हुआ मेटल का, ये क्या हुआ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हुआ। ये रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। अल्युमिनियम ऑक्साइड को जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, HCl के साथ, और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद है मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसा है, मोस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादातर ऐसा है कि जो इनसोल्यूबल है, जबकि वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। लेकिन कुछ ऐसा है कि जो क्या होगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। दो तरह का कैटेगरी आया यहाँ पे, दो तरह का आया, एक इनसोल्यूबल है और एक क्या है, डिजॉल्व है।
सोडियम ऑक्साइड्स एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज एज फॉलो। देखिए सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये क्या है? सोडियम क्या है? मेटल है। पोटेशियम क्या है? मेटल है। और इसका ऑक्साइड जो है ये वाटर में क्या है? डिजॉल्व हो जाता है। और वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ मेटल का ऑक्साइड जो है वो सोलूबल नहीं होता है और कुछ डिजॉल्व होकर अल्कली का फॉर्मेशन करता है। We have observed in activity 9 that all metals do not react with oxygen at the same rate। हम लोग एक्टिविटी 9 में देखें कि जितना भी मेटल्स है वो सेम रेट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम कुछ अलग रेट से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम कुछ अलग रेट से रिएक्ट कर रहा है, आयरन कुछ अलग रेट से रिएक्ट कर रहा है। मतलब सबका जो रिएक्शन का रेट है वो क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटी दिखा रहे हैं, रिएक्टिविटी दिखा रहे हैं किसका? टुवर्ड्स ऑक्सीजन के। मतलब ऑक्सीजन से वो उनका जो रिएक्टिविटी है वो डिफर कर रहा है। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इसको अगर ओपन में रखेंगे ये बहुत जल्दी आग भी पकड़ लेगा। मतलब ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन से क्या हो रहा है? रिएक्ट हो रहा है, लेकिन उतना जल्दी आयरन रिएक्ट नहीं होगा। हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। इसको किस ऑयल में रखते हैं? केरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि क्या हो? इसको ऑक्सीजन से दूर रहे। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, लीड, ETC आर कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। हाँ, जैसे मैग्नीशियम है, अल्मोनियम है, जिंक है, लीड है। मैग्नीशियम का रिबन आप निकालेंगे जब ना, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया रहता है, जिसको पहले रब करके हटाना होता है, उसके बाद उसको एक्टिविटी करते समय जलाना पड़ता है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। और वो क्या करता है? वो जो लेयर चढ़ जाता है उसको ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। देखिए सिल्वर और गोल्ड ऐसा मेटल है, सिल्वर और गोल्ड ऐसा मेटल है कि आप कितना भी हाई टेम्परेचर पे ले जाइएगा तो ये रिएक्ट इजीली नहीं करता है। देखिए अभी इसको क्या किया गया है? रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन डिक्रीज किया गया है। मतलब ऑक्सीजन से जो इसका रिएक्टिविटी है सबसे ज़्यादा किसका है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, और उसके बाद किसका है? कॉपर का है। डू यू नो? क्या आप जानते हैं? हाँ देखिए, क्या नहीं जानते हैं? जानते तो होंगे ही आप। ये है एक प्रोसेस एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ अल्मोनियम। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ अल्मोनियम को हम लोग बनाते हैं। अल्मोनियम डेवलप्स ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। अल्मोनियम क्या करता है? एक्सपोज होकर एयर से अपने ऊपर एक थिन ऑक्साइड लेयर को डेवलप करता है। द अल्मोनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेसिस्टेंस टू फर्दर क्रोजन, जो कि क्रोजन होने से क्या करता है? रेसिस्ट करता है। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल्स ऑफ मेटल टेकन हीयर। सोडियम जो हम लिए थे एक्टिविटी 9 में, उसमें सोडियम जो था वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था उस सैंपल्स में। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगरसली implied that it is not as reactive as sodium, but burning in oxygen does not help to decide about the reactivity of zinc, copper और lead। देखिए लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ बर्निंग ये नहीं डिसाइड कर पाया रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लीड को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेट अस सी सो मोर रिएक्शन, कुछ और रिएक्शन देखते हैं जिसके थ्रू हम कंक्लूजन पे पहुंच सके। किसके कंक्लूजन पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के। अब देखते हैं किस एक्टिविटी से हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं किससे? वाटर से। तो कुछ मेटल जो होगा वो इजीली कूल वाटर से ही रिएक्ट कर जाएगा, कुछ नॉर्मल से करेगा, कुछ बहुत हीट से करेगा, कुछ नहीं करेगा, ऐसा भी है। तो देखिए एक्टिविटी 10 में क्या है? दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सेम मेटल्स एज इन एक्टिविटी 9। जो एक्टिविटी 9 में हम लिए थे वही सैंपल क्या करना है? मेटल्स का फिर से लेना है। पुट ए स्मॉल पीसेज ऑफ द सैंपल सेपरेटली इन बीकर्स हाफ फिल्ड विथ कोल्ड वाटर। स्मॉल पीस लेना है उस सैंपल्स का और बीकर लेना है। उस बीकर में कैसा पानी रहेगा? ठंडा पानी, कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर। विच मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। बारी बारी से सबको चेक करना है कि कौन मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर गया। अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ कोल्ड वाटर। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर? हाँ करता है। कौन मेटल?
सोडियम। मेरे शॉर्ट्स में है, देख सकते हैं आप कि सोडियम को जैसे ही पानी में डालेंगे हाईली एक जो थर्मिक रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा, कूल वाटर में ही ब्लास्ट कर जाएगा। डच एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, कुछ मेटल क्या कुछ देर बाद वहाँ पे फ्लोट होना स्टार्ट हो गया। पुट दीज मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन बीकर हाफ फिल्ड विथ हॉट वाटर। अब देखिए जो कोल्ड वाटर से नहीं किया रिएक्ट, अब एक और बीकर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसको हाफ भरेंगे, किससे, हॉट वाटर से। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर इन बीकर हाफ फिल्ड विथ हॉट वाटर, जो नहीं रिएक्ट किया उसको किस में डालेंगे, हॉट वाटर में डालेंगे। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर अरेंज द apparatus एज शोन इन फिगर एंड ऑब्जर्व द रिएक्शन विथ स्टीम। अब देखिए कुछ मेटल जो था, जो सैंपल लिए थे, वो कूल्ड वाटर में कर गया, ठीक, कुछ जो है हॉट वाटर में किया। लेकिन कुछ सैंपल हमारे पास ऐसा भी है कि जो ना ही कोल्ड वाटर में रिएक्ट किया ना ही हॉट वाटर में रिएक्ट किया, तो अब उसको किससे रिएक्ट करा के चेक करेंगे, स्टीम से, कि क्या वो स्टीम से रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे ही हमको सेटअप बनाना है लैब में। देखिए यहाँ पर सेटअप बनाया हुआ है। इस सेटअप में क्या करना है कि आपको स्टीम से पता करना है कि हाँ वो मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए क्या किया हुआ है इसमें किया ये है, देखते हैं। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाया, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजोल्व इट इन फर्दर फ्रॉम मेटल हाइड्रोक्साइड। जो मेटल सोल्यूबल इन वाटर है उसको डिजोल्व करके हम लोग फर्दर क्या बनाए, मेटल हाइड्रोक्साइड। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, लेकिन सारा मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं किया। तो मेटल प्लस वाटर मिलाए तो क्या मिला हमको प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट मिला मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब फिर मेटल ऑक्साइड को वाटर में फिर से डाले तो हमको क्या मिला, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे देखिए Mg था, Mg क्या है, मेटल है। जब इसमें वाटर मिलाएंगे प्लस H2O करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है MgO प्लस H2। लेकिन फिर MgO को जब वाटर में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये दोनों याद होना चाहिए। ये आप एक्टिविटी देख भी सकते हैं, मैग्नीशियम जला के कि हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, और उसको जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिल रहा है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। बाय द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स यू कैन आल्सो इंडिकेट दैट मेटेलिक हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। उसके बाद हम देखेंगे मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। पोटेशियम और सोडियम जो था वो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर गया। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक that evolved hydrogen immediately catches fire। देखिए क्या होगा, पोटेशियम हो या सोडियम हो, इसका हम डाले हुए हैं रिएक्शन करके, एक्सपेरिमेंट डाले हुए हैं। सोडियम हो या पोटेशियम, जैसे ही इसको वाटर में डालेंगे ये बनाया हाइड्रोक्साइड, और गैस कौन सा रिलीज किया, हाइड्रोजन गैस। और इसके साथ में क्या रिलीज हुआ, हीट एनर्जी। मतलब ये क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच हीट इज इवॉल्व्ड। तो यानी इसको कैटेगराइज करेंगे किस में, एक्सोथर्मिक में, क्योंकि इसमें भी हीट एनर्जी हमको क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। अगर कैल्शियम को वाटर में डालेंगे तो ये लेस वायलेंट है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। इस केस में जो हीट है वो उतना अवेलेबल नहीं है, सफिशियंट नहीं है कि जो कि क्या करे, हाइड्रोजन से फायर कैच कर ले। तो देखिए कैल्शियम को जब हम डालेंगे वाटर में तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन ये दोनों को डालना है तो हमारे प्रोडक्ट में एक और चीज़ आ जा रहा है, क्या, हीट एनर्जी, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक है। उसके बाद है कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग because the bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of the metal। देखिए अभी हम देख रहे थे कि क्या कोई मेटल कुछ देर बाद फ्लोटिंग करने लगेगा, तो हाँ कैल्शियम जो है वो क्या करेगा, फ्लोटिंग करना स्टार्ट करेगा। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम को अगर कोल्ड वाटर में डाले तो रिएक्ट नहीं किया, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस।
इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, ये भी फ्लोटिंग करना स्टार्ट करेगा ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि उसमें जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो स्टाइक टू इट्स सरफेस, उसके सरफेस के साथ क्या कर रहा है, स्टिकिंग कर रहा है। मेटल्स लाइक अल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर कोल्ड और हॉट वाटर। अब देखिए एक जो था वो कोल्ड वाटर से किया, सोडियम, उसके बाद कैल्शियम जो है, मैग्नीशियम जो है वो क्या किया, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ किया। अब ये जो अल्युमिनियम है ये ना हॉट वाटर के साथ किया ना कोल्ड वाटर के साथ किया, ये किसके साथ किया, स्टीम के साथ किया। किसके साथ किया, स्टीम के साथ किया। देखिए यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, स्टीम गैसियस फॉर्म में लिया गया है, H2O जो है इसका स्टेट डिनोट किया गया है G में, यानी स्टीम के फॉर्म में। जब अल्युमिनियम और आयरन को स्टीम से हम रिएक्ट कराए तो हमको मिला अल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, आयरन को कराए तो मिला Fe3O4 प्लस H2। मेटल सच एज लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। देखिए यहाँ तक तो जो मेटल था, कुछ मेटल किससे रिएक्ट किया, कोल्ड वाटर से, कुछ किससे किया, हॉट से, और कुछ किससे किया, स्टीम से। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं कि जो तीनों में से किसी से नहीं किया, जैसे कौन कौन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब किसी से भी नहीं किया। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। अब हम देखेंगे कि कोई मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तो देखिए क्या होता है इस केस में, एसिड के केस में क्या हो रहा है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये है हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। हम मेटल्स लिए और डाइल्यूटेड एसिड लिए तो क्या बना, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस बना। जैसे कि हम जिंक को किस में डाले थे, जिंक ग्रेन्यूल्स को डाले थे सल्फ्यूरिक एसिड में डाइल्यूटेड में, तो क्या बना था, जिंक सल्फेट बना था प्लस हाइड्रोजन गैस बना था, जिंक ZnSO4 बना था, यानी सॉल्ट बना था और हाइड्रोजन गैस बना था। ये तो हम देख चुके हैं। बट डू ऑल मेटल रिएक्ट्स इन द सेम मैनर, लेकिन क्या सारे मेटल्स सेम मैनर में रिएक्ट करते हैं। तो देखिए सेम मैनर में रिएक्ट कब करेंगे, वही मेटल रिएक्ट करेंगे जो हाइड्रोजन से क्या हो, ऊपर हो रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज आपको हम प्रीवियस चैप्टर में बताए थे, वैसे इस चैप्टर में भी डिस्क्राइब कर देंगे। तो देखिए एक्टिविटी 11 में क्या किया है, कलेक्ट द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम अगेन। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के और बाकी मेटल्स के क्या करना है, सैंपल को लेना है। इफ़ द सैंपल्स आर ट्रेनिस्ड रब देम क्लीन विथ सैंड पेपर। पहले उसको रब करके सैंड पेपर से क्लीन कर लेना है उसके सरफेस को। डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम को इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी ये क्या हो जाएंगे, रिएक्ट हो जाएंगे। पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करना है कि सैंपल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालना है। सस्पेंड थर्मोमीटर्स इन टेस्ट ट्यूब। थर्मोमीटर्स उसमें सस्पेंड करना है सो दैट देयर बबल्स आर डिप्ड इन द एसिड। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली। उसके बाद देखना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स जो हैं वो क्या है। ऑब्जर्व द विच मेटल्स रिएक्ट विग्रोसली विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन जल्दी रिएक्ट कर जा रहा है, विथ विच मेटल्स डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर। और थर्मोमीटर में देखना है कि किसका टेम्परेचर जो है वो हाईएस्ट है। तो देखिए इस एक्टिविटी से क्या पता लगेगा आपको। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। और उसके बेसिस पे मेटल्स को जो करना है डाइल्यूट एसिड्स के साथ वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे मेटल्स को किस में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसका लिखना है, मैग्नीशियम का। किसका लिखना है, अल्युमिनियम का। किसका लिखना है, जिंक का। किसका लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसका, आयरन का। तो देखिए ये चारों मेटल जो हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या किए, रिएक्ट किए। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब नाइट्रिक एसिड से हम रिएक्ट कराएंगे तो उस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी देखिए, क्योंकि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि HNO3 जो है वो क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइज कर लेता है H2 को जो कि वाटर से प्रोड्यूस होता है। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज को अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, H2 गैस इवॉल्व होगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 11। आपने 11 एक्टिविटी में ऐसा ऑब्जर्व किया होगा।
द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के केस में क्या था कि जो बबल का फॉर्मेशन हो रहा था उसका रेट जो था वो क्या था, फास्टेस्ट था। किसके केस में, मैग्नीशियम के केस में। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्जोथर्मिक इन दिस केस। एक्जोथर्मिक था मतलब कि हीट का उसमें क्या हो रहा था, इवॉल्व हो रहा था। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। देखिए रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है, सबसे पहले कौन है, मैग्नीशियम है, कौन है, उसके बाद अल्मोनियम, जिंक, आयरन। इन दिस केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वेर सीन एंड द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज। लेकिन कॉपर के केस में क्या हुआ, कॉपर के केस में ये हुआ कि कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि कॉपर जो है ना वो लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन के नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो कॉपर जब इससे स्ट्रॉन्ग नहीं है और कॉपर को डालेंगे तो क्या होगा, कॉपर जब इससे स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए इस केस में रिएक्शन ही नहीं होगा। क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, किस में, रिएक्टिविटी सीरीज में। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है याद होना चाहिए। अब देखिए एक्वा रिजिया क्या है और इसका यूज क्या है। एक्वा रिजिया लैटिन फॉर रॉयल वाटर इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1। कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को अगर 3:1 में मिक्स करेंगे तो ये क्या प्रिपेयर होगा, एक्वा रिजिया। और एक्वा रिजिया ऐसा है कि जो गोल्ड को भी डिजॉल्व कर सकता है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिजॉल्व गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एक्वा रिजिया का, क्योंकि ये जो होता है बहुत हार्ड होता है। उसके बाद देखिए हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। देखिए अगर एक मेटल ए है और यहाँ कोई बी मेटल का, मेटल ए बी मेटल का सॉल्ट है, तो इसके सॉल्ट के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करेगा हर केस में कि नहीं करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये देखते हैं। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नेल, पुट द कॉपर वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। एक लेना है कॉपर का वायर और एक लेना है आयरन नेल लेना है। देखिए ये है आयरन नेल, क्या है, आयरन नेल, और ये क्या है, कॉपर का वायर है। पुट द कॉपर वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। कॉपर को किस में रखना है, कॉपर को रखना है आयरन सल्फेट में। ये किसका सॉल्यूशन है, आयरन सल्फेट को। और आयरन नेल को किस में रखना है, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स। दोनों को 20-20 मिनट तक छोड़ देना है। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड द रिएक्शन हैज अकर्ड। देखिए किस में रिएक्शन होगा और किस में रिएक्शन नहीं होगा, ये देखना है आपको। तो किस में रिएक्शन नहीं होगा, उसमें रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि अगर कॉपर स्ट्रॉन्ग होगा आयरन से तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर आयरन से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है वो आयरन के क्या है, नीचे है, उसका रिएक्टिविटी कम है इन द कंपेयर ऑफ आयरन। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से डैट। देखिए इस एक्टिविटी का मेन एम यही है कि आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि हाँ व्हाट इज़ द यूज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, और कौन सा मेटल किस सॉल्यूशन में रिएक्ट करेगा और कौन नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा। इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट ए रिएक्शन हैज अकर्ड। किस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन जो हुआ सक्सेस हुआ। ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से डैट ए रिएक्शन हैज एक्चुअली टेक प्लेस। किस बेसिस पे आप बोलेंगे कि रिएक्शन जो है एक्चुअल में टेक प्लेस किया है। कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस एक्टिविटी 9, 10, 11। क्या आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन को इस एक्टिविटी से 9, 10 और 11 से। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन डेट हैज टेकन प्लेस, जिसमें रिएक्शन टेक प्लेस किया, यानी रिएक्शन किस में टेक प्लेस करेगा, रिएक्शन जो है इसमें टेक प्लेस करेगा, क्योंकि आयरन जो है वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बट कॉपर जो है आयरन को डिस्प्लेस आयरन सल्फेट में से नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखिए नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में आपको हम बताए हैं कि डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो देखिए रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, मोर रिएक्टिव मेटल, वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, उसके कंपाउंड से अलग कर देगा इन सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म, उसके सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म से। वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा है कि सारा मेटल जो होता है वो इक्वली रिएक्टिव नहीं होता है, क्योंकि कोई कम रिएक्टिव होता है और कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है।
तो उसके सॉल्यूशन में, सॉल्ट के सॉल्यूशन में से कौन हटाएगा? जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कम रिएक्टिव वाला उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। वी चेक्ड द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड। 3 चीज़ से हम चेक कर लिए हैं, ऑक्सीजन, वाटर और एसिड से। अब हमको चेक करना है बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ दिस रिएजेंट। लेकिन सारे मेटल्स इस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं, इक्वली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ तो कर ही नहीं रहे हैं। सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल्स वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इससे क्या हो रहा है कि सारे मेटल्स को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब कि अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी इन चैप्टर 1 गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। हाँ, चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, जो कि बताएगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में। इट इज़ सिंपल एंड ईजी इफ मेटल ए डिस्प्लेस फ्रॉम, देखिए, इट इज़ सिंपल एंड ईजी इफ ए मेटल डिस्प्लेस बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन बी। अगर मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन बी से बी को रिमूव करके सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बना दे रहा है, यानी क्या है, मेटल ए जो है वो बी के कंपेयर में क्या है, मोर रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पर 2 एग्जांपल के थ्रू इसको समझाया है। जैसे आयरन है, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या कर रहा है, कॉपर को इससे अलग कर दे रहा है। लेकिन जब आयरन सल्फेट में कॉपर को डाल रहे हैं तो नो रिएक्शन, वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से स्ट्रॉन्ग नहीं है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि जो मेटल ए है वो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी से मोर रिएक्टिव है या नहीं है। यही लिखा हुआ है, नो रिएक्शन occurs when copper metal is put in iron sulfate solution। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर को जो पुट किए तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। ए लेस रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस ए मोर रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट मेटल सॉल्ट। एक लेस रिएक्टिव मेटल्स कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल्स को उसके मेटल सॉल्ट से बाहर नहीं कर सकता है। सो कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर जो है वो क्या है, आयरन से लेस रिएक्टिव है, विल नॉट डिस्प्लेस आयरन। तो देखिए क्या हुआ, जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाले, आयरन को देखिए यहाँ पे ऊपर करके दिखा देते हैं, आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालें तो आयरन क्या किया, कॉपर को वहाँ से हटा दिया। लेकिन कॉपर को जब हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालें तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसीलिए 2 बीकर लिए थे, दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन लिए थे और अलग अलग मेटल लिए थे, ताकि हमको रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आए। देखिए ये है द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। ये डिक्रीजिंग एक्टिविटीज के ऑर्डर पे क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। देखिए सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम। अभी हम किस में रिएक्शन कराए थे, आयरन था और क्या था, आयरन था और कॉपर था। उसके बाद है सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है। देखिए आयरन जो था वो क्या था, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। बट इन द केस ऑफ आयरन सल्फेट, कॉपर हैव नॉट एबिलिटी टू रिप्लेस द आयरन, इसीलिए उस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। ये है आपका एक्टिविटी सीरीज, इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। इसको एक बार अच्छे से देख लेना है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पर हम किए हैं, इसको चार्ट बनाए हुए हैं, किसका, खाने वाला चार्ट नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स। देखिए स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस है, किस स्टेट में ये एक्सिस्ट करता है, इसका लस्चरस प्रॉपर्टीज क्या है, ये लस्चरस होता है, ये नहीं होता है, ये जनरली हार्ड होता है, ये कंपेरेटिवली सॉफ्ट होता है, इसका डेंसिटी जो होता है हाई होता है, कुछ एक्सेप्शन में है, और इसका डेंसिटी लो होता है जनरली। इसमें कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट नहीं है। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन में आता है इलेक्ट्रिसिटी के केस में, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। मेलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी प्रॉपर्टीज अगर देखें तो मेटल्स मेलेबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है, बट ये जो होता है ब्राइटल होता है। तो ऐसे इसके सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखना है। मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक जगह यहाँ पर दिए हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है और ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, दोनों के बारे में आप लोगों को देख लेना है। अब हम लोग देखेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम देख रहे थे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में सेपरेट तरीके से देख रहे थे। अब हम देखेंगे
कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मतलब वो एक दूसरे से आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए कैसे रिएक्ट करते हैं। इन द एबव एक्टिविटीज यू सॉ द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ अ नंबर ऑफ रिएजेंट्स। हाँ, मेटल्स का हम लोग देखें नंबर ऑफ रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन। व्हाई डू मेटल रिएक्ट्स इन दिस मैनर? लेट्स रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इन क्लास 9। देखिए क्लास 9th में आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। अभी नीचे दिखाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स रिकॉल वी लर्न दैट नोबल गैसेज विच हैव ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। देखिए इसके पास कम्प्लीटली बैलेंस सेल होता है, मतलब कि इसका बैलेंस सेल कंप्लीट होता है, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है, तो उसमें क्या होता है, उसको नोबल गैस बोलते हैं, जो कि रिएक्ट नहीं करता है जनरली। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज ए टेंडेंसी टू अटेन a completely filled valence cell. Let's have a look at the electronic configuration of noble gas and some metals and non-metals. We can see from table given below that a sodium atom has one electron in outermost cell. देखिए सोडियम मेटल जो होता है उसके पास कितना होता है, वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल, एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके आउटरमोस्ट सेल में। इफ इट लॉसेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल में एक होता है, लॉस कर देगा, then its L cell now become the outermost cell. उसका L सेल क्या हो जाएगा, अगर M सेल को वो लॉस कर दे तो इसका L सेल क्या हो जाएगा, आउटरमोस्ट सेल हो जाएगा। एंड दैट हैज ए स्टेबल ऑक्टेट, और क्या बन जाएगा, ऑक्टेट बन जाएगा। ये क्या चाहेगा कि ऑक्टेट बन जाए, क्या बन जाए, ऑक्टेट बन जाए। ये सब कंसेप्ट आपको 9th क्लास में पता होगा, फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम्स स्टिल हैज 11 प्रोटॉन बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज बिकम 10। प्रोटॉन तो 11 स्टिल रिमेन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 10 हो गया। सो देयर इज ए नेट पॉजिटिव चार्ज था, जब इलेक्ट्रॉन इस पर से 10 चला गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, गिविंग ए सोडियम कार्बोनेट Na कैटायन Na+, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, Na+। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट सेल, और उसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, आउटरमोस्ट सेल में 7 है। देखिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का जो है 7 है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझते हैं। ये है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ये है मेटल्स, ये है नॉन मेटल्स, ये है नोबल गैस। ऊपर वाला है मेटल्स, नीचे वाला है नॉन मेटल्स, और उसके नीचे है नोबल गैस। इसका सेल क्या चाहेगा, सेल ये चाहेगा आउटर मोस्ट सेल कि हमारे पास कितना हो, ऑक्टेट हो, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ये हुआ एलिमेंट, ये हुआ एलिमेंट का सिंबल, ठीक है। ये हुआ इसका एटॉमिक नंबर, देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का 12। जब इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेल में डिराइव कर रहे हैं, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट में आता है के वाला में मैक्सिमम 2 आ सकता है, एल वाला में 8 आ सकता है, जैसा कि 9th क्लास में आप लोग देखे हैं, और एम में 1 आ सकता है। मैग्नीशियम का करेंगे तो 2 8 2 आएगा, एल्युमिनियम का करेंगे 2 8 3 आएगा, पोटेशियम का करेंगे 2 8 8 1 आएगा, और कैल्शियम का करेंगे 2 8 8 2 आएगा। तो क्या हो रहा है, ये चाहेगा कि हमारा जो आउटर मोस्ट सेल हो उसमें कितना हो, 8 हो। तो 8 बनने के लिए या तो ये 7 को गेन करेगा, या 1 को लॉस करेगा, या तो ये 6 को गेन करेगा या 2 को लॉस करेगा, तभी तो 8 बन पाएगा। ये 3 है, या 3 को गेन कर देगा तो ये 8 हो जाएगा, नहीं तो 5 को ऐड करेगा। ये 1 है तो या तो 7 को गेन करेगा या 1 को ऐड करेगा, या 2 को 1 को लॉस करेगा या 7 को गेन करेगा, 2 है तो 6 को ऐड करेगा, नहीं तो 2 को लॉस करेगा। तो देखना है कि इसके लिए लॉस करना इजी है या गेन करना इजी है। तो इसके लिए इजी है लॉस करना, क्योंकि लॉस कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, इसके पास 11 है, 2 8 1, तो ये क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो अब इसके पास आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया, इसका बैलेंस सेल कौन सा हो गया, एल हो गया। आउटर मोस्ट सेल को ही बैलेंस सेल बोलते हैं। जब लॉस कर देगा तो एल हो जाएगा इसका आउटर मोस्ट सेल, और इसका सेल भी इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ये अपने स्टेबिलिटी के लिए ऐसा काम कर रहा है, ठीक। तो इसको लॉस कितना करना है, 1 करना है। मैग्नीशियम के केस में कितना करना है, 2 करना है, और एल्युमिनियम के केस में 3 करना है, पोटेशियम के केस में 1 करना है, कैल्शियम के केस में 2 करना है। तो मेटल्स के केस हम देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो इसके केस में कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है। कैटायन जो होता है
इस मेटल में पॉजिटिव बनता है। अब आया नॉन मेटल का स्टोरी। नॉन मेटल का स्टोरी ये है, जैसे ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, तो इसका कितना हुआ 2,6, नाइट्रोजन 2,5, फ्लोरीन 2,7। अब बताइए इसको 5 लॉस करना ईजी है कि 3 गेन करना ईजी है? 3 गेन करना ईजी है, 3 गेन करना ईजी है। इसमें फास्फोरस में 3 गेन करना ईजी है, सल्फर में 2 गेन करना ईजी है, क्लोरीन में 7 है तो 1 गेन करना ईजी है, ताकि ये भी क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा। तो नॉन मेटल्स के केस में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसीलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, निगेटिव आता है। उसके बाद नोबल केस का स्टोरी देखें तो नोबल केस का स्टोरी में ये है कि इसको जितना चाहिए आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट, इसका ऑलरेडी कंप्लीट है, ये स्टेबल है, इसको रिएक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या है, अनस्टेबल है। तो देखिए अगर हमको सोडियम क्लोराइड बनाना है, जैसे NaCl बनाना है, ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम को एक लॉस करना है, सोडियम को एक लॉस करना है, और क्लोरीन को क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे क्लीन करते हैं, NaCl बनाना है, ठीक है, तो सोडियम को 1 लॉस करना है, ठीक है, और क्लोरीन को 1 चाहिए, कहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये आपस में कंबाइन होकर NaCl बना देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा। अब अगर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है तो मैग्नीशियम कितना ट्रांसफ़र करना चाहता है, 2, मैग्नीशियम कितना ट्रांसफ़र करना चाहता है, 2, लेकिन एक क्लोरीन कितना ले सकता है, एक ही ले सकता है, यानी इसको ट्रांसफ़र करना है 2 और एक क्लोरीन एक ही ले सकता है, तो क्लोरीन कितना चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2, यानी मैग्नीशियम तो एक है, क्योंकि मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करना है स्टेबल होने के लिए, और एक Cl एक ही ले सकता है, तो 2 Cl चाहिए उसको, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है MgCl2। अभी नीचे इसको देखेंगे अच्छे से, और नोबल गैस इसलिए रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, समझे, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर बनाया है आपका कैसे रिएक्ट करता है, सोडियम और मैग्नीशियम सब दिया हुआ है। एंड इट्स रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। हाँ, कौन किसको चाहिए था, सोडियम को, सोडियम तो गेन करेगा, सोडियम को नहीं चाहिए था, सोडियम लॉस करेगा, सॉरी सोडियम का होता है 281, हाँ लॉस करेगा। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वेयर टू रिएक्ट, अगर सोडियम क्लोरीन को आपस में रिएक्ट कराते हैं, द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय सोडियम वुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन, जो लॉस करेगा सोडियम इलेक्ट्रॉन को वो कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स ए यूनिट नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन्स एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स Kl एंड M सेल, उसके Kl M सेल में कितना है, 18 है। दिस गिव्स अ क्लोराइड एनायन, ये Cl है, 1 नहीं है, Cl है, ठीक है। सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव ए गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम एज फ्लोज। देखिए क्या होगा, ये सोडियम है, इसका कितना था 2,8,1 था, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,8,1। ये क्या किया, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अब इसका कितना हो गया 2,8 हो गया, ये सोडियम कैटायन बनाया, ठीक। क्लोरीन के केस में क्या होगा, क्लोराइड एनायन बनाया, ये 2,8,7 था, इसको 1 चाहिए, तो 1 ये क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो NaCl का जब फॉर्मेशन होता है, इसके पास एक ज़्यादा है और Cl के पास एक कम है, तो एक जो ज़्यादा है तो ये इसको दे देगा, ये भी स्टेबल हो गया, और Cl को जब एक मिल जाएगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और दोनों को कॉम्बिनेशन होकर बनता है NaCl। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और गेन करता है वहीं उस एलिमेंट का क्या होता है, बैलेंसी होता है। तो NaCl फार्मूला लिखने के लिए क्या करते हैं, उसके नीचे बैलेंसी लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैग्नीशियम का बैलेंसी कितना है 2 है और Cl का 1 है, तो इसका फार्मूला क्या होता है MgCl2, ऐसे ही फार्मूला बनता है। ये 9th क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ये था NaCl का केस। अब हम केस देखते हैं किसका, MgCl2 का। देखिए MgCl2 का केस क्या है, ये है Mg, ठीक है, इसका है 2,8,2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। ये 2 को लूज कर दिया, बढ़ाया मैग्नीशियम कैटायन। ये है क्लोरीन, ये 1 को गेन करेगा स्टेबल होने के लिए, तो ये बनाया क्लोराइड एनायन। Mg के पास 2 है और एक क्लोरीन एक ही को एडजस्ट कर सकता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाएगा। ये भी स्टेबल फॉर्म में आ गया और क्लोरीन भी स्टेबल फॉर्म में
आगे आपका बना MgCl2, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है MgCl2। और सोडियम क्लोराइड का क्या होता है NaCl होता है, क्योंकि इस केस में एक ही इलेक्ट्रॉन देना होता है और Cl एक इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के लिए कितना Cl चाहिए, 2 Cl चाहिए। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे आर हेल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू एग्जिस्ट सोडियम क्लोराइड। हाँ देखिए, दोनों के पास अपोजिट चार्ज है, एक के पास प्लस है तो एक के पास माइनस है। किसके किसके पास, सोडियम के पास और क्लोराइड के पास। एक कैटायन है तो एक एनोयन है। देखिए एक कैटायन है तो एक एनोयन है। इस क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मोलिक्यूल बट एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस। लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयोनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में तो अभी हम लोग देख ही लिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। द कंपाउंड्स फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट। आयोनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, जिसमें ट्रांसफर हो। एक जो बनता है वो शेयरिंग से भी बनता है, ये सब 9th क्लास में पढ़े होंगे। जैसे O2 हुआ, ये क्या हुआ, शेयरिंग होता है। इसमें O2 के केस में क्या होता है, शेयरिंग होता है, लेकिन मेटल नॉन मेटल के केस में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है सीधे। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, अगर ये पेन है इसको शेयर किए हैं, मतलब इससे मेरा भी काम हो रहा है और जिसके साथ शेयर किए हैं उसका भी हो रहा है। अगर इसको ट्रांसफ़र कर दिए, ट्रांसफ़र का मतलब क्या हुआ, अब इससे मेरा कोई लेन देन नहीं है, इसको हम सीधे ट्रांसफ़र कर दिए। तो वहीं 2 टाइप का होता है बॉन्डिंग, एक शेयरिंग होता है और एक ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र इस केस में हो रहा है, ये सीधे क्या कर दे रहा है, ट्रांसफ़र कर दे रहा है। क्या ट्रांसफ़र कर रहा है, आयन ट्रांसफ़र कर रहा है, इसीलिए क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। समझ में आया, आयोनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। अब देखिए आयोनिक कंपाउंड के हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या करना है, टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। कोई भी आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी, जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है NaCl, क्योंकि इसमें आयन्स का ट्रांसफर हुआ है। पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी अदर सबस्टेंस, किसी भी लेना है आयोनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी से। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस सॉल्ट्स, देखना है कि उसका फिजिकल स्टेट क्या है। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए सैंपल ऑन ए मेटल स्पैटुला एंड हीट डायरेक्टली। उसको क्या करना है, इसमें डाल के हीट करना है। क्या करना है, हीट करना है। रिपीट विथ अदर सैंपल्स, जो जो सैंपल लेना है उस सारे सैंपल से क्या करना है, यहाँ पे रख के इसको, यहाँ से ये हीट जाएगा और इसको हीट करना है, ठीक है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, इसमें डालना नहीं है, ये तो बर्नर है, बाई मिस्टेक निकल गया। इसके हेल्प से यहाँ पर रखना है उस मेटल को नहीं, सॉरी, उसको रखना है आयोनिक कंपाउंड को, और रख के यहाँ पे हीट करना है। बारी बारी से सारे आयोनिक कंपाउंड को क्या करना है, हीट करना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। डिड द सैंपल्स इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, क्या उसमें से कोई कलर निकल रहा है। डू दिस कंपाउंड्स मेल्ट, क्या वो कंपाउंड मेल्ट हो रहा है। ट्राई टू डिजॉल्व द सैंपल इन वाटर, उस सैंपल को क्या करना है, वाटर में डिजॉल्व करना है, पेट्रोल में डिजॉल्व करना है और केरोसिन में डिजॉल्व करना है, और देखना है आर दे सोलूबल, क्या ये सोलूबल हैं। मेक ए सर्किट, और उसके बाद क्या करना है, उस सॉल्ट सॉल्यूशन को इस सर्किट में रख के यहाँ पर इलेक्ट्रोड फिक्स करना है और देखना है एनोड कैथोड फिक्स करके कि क्या इस वाटर, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब आयोनिक कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे हम लोग क्या पता चलेगा, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा कि हाँ उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब कि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फिगर 3.1 ऐसा सर्किट बनाना है 3.8 जैसा, एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स उसमें सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल देना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, ये एक्टिविटी तो हम लोग खैर प्रीवियस चैप्टर में भी किए हैं। टेस्ट द अदर सॉल्ट सैंपल्स इनटू दिस मैनर, इसी प्रकार से अदर सैंपल्स को भी इसमें पुट कर करके चेक करना है। व्हाट डू यू इन्फर्स अबाउट द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड्स, देखिए इससे आपको क्या पता लगेगा, इससे ये पता लगेगा, देखिए क्या पता लगेगा, आपको पता ये लगेगा कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 1074 केल्विन था, बॉइलिंग पॉइंट जो था 1686 केल्विन था। ऐसे ही सारे आयोनिक कंपाउंड का आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का, कैल्शियम क्लोराइड का, सबका क्या है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आपको पता और बॉइलिंग पॉइंट पता चलेगा। इससे एक चीज़ ये पता लगेगा कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जनरल प्रॉपर्टीज आयोनिक कंपाउंड्स का
क्या है। तो देखिए इसका फिजिकल नेचर क्या है। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो सॉलिड होता है और हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। उस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के कारण क्या है, वो हार्ड है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में वो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण वो क्या है, हार्ड है। दिस कंपाउंड्स आर जनरली ब्राइटल एंड ब्रेक इनटू पीस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ये कब ब्रेक हो सकता है, जब इस पे प्रेशर को अप्लाई करेंगे। उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी जो है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। किसका, आयोनिक कंपाउंड का। इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसका जो आयोनिक अट्रैक्शन है बीच में, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। उसके बाद है सोलुबिलिटी। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सोलुबल इन वाटर एंड इन सोलुबल इन सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल etc। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड जो है, मतलब आयोनिक कंपाउंड जो है, वो वाटर में तो सोलुबल है जनरली, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में इनसोलुबल है, उसमें सोलुबल नहीं है। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सोल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखिए जितना भी आयोनिक कंपाउंड है वो क्या कर रहा है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कर दे रहा है, क्योंकि जैसे ही उसको सॉल्यूशन बना रहे हैं उसका आयन जो है वो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, मिक्स्ड हो जा रहा है, जिसके कारण वो चार्ज को कैरी कर पा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है अकरेंस ऑफ मेटल्स। आखिर मेटल जो हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, ये कहाँ से मिलता है और जिस फॉर्म में दिखाई देता है, क्या इसी फॉर्म में मिलता है या किसी और फॉर्म में मिलता है, फिर किसी प्रोसेस से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब बात हम इसमें देखेंगे। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। अर्थ क्रस्ट जो है वो मेजर सोर्स ऑफ मेटल है, मतलब यहीं से मेटल मिलता है। सी का वाटर जो है ये भी कंटेन किया रहता है सोलुबल सॉल्ट्स को, जैसे कि सोडियम क्लोराइड कहाँ से मिलता है, सी वाटर से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और ETC। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली अकर हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, मिनरल्स बोलेंगे। At some places minerals contain a very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores। अगर सपोज कीजिए हम क्या किए, कहीं पे मिनरल्स निकालने गए, ठीक, वहाँ पे गोल्ड था, 1 ग्राम गोल्ड था, सपोज कीजिए उसका कीमत है, मतलब कि प्राइस है 60,000, और वो हमको 100 रुपये में मिल गया या 1000 रुपये में मिल गया, 2000 रुपये में मिल गया, तो हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जहाँ से मिनरल निकाले और वो प्रॉफिट दिया, वो क्या हुआ, और हुआ। अब दूसरा केस ये है कि हमको 500 रुपये का मिनरल मिला और उसको निकालने में ही 1000 रुपये का खर्च हो गया, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो प्रॉफिट दे, प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो जाए, उसको बोलेंगे और का डिफिनीशन आपसे हमेशा पूछ सकता है, इसलिए ओर्स को हमेशा याद रखना है कि जो एलिमेंट्स, जो मिनरल्स प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट हो जाए उनको बोलेंगे ओर्स। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखिए यू हैव लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आपने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ा है। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ ए मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। उसके बेसिस पे आप पता कर सकते हैं कि हाँ मेटल जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से। सो मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स जो हैं अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में होते हैं, जबकि कुछ कंपाउंड में होते हैं। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लेस रिएक्टिव। जो बॉटम में होते हैं वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। जो रिएक्टिविटी सीरीज का सबसे नीचे में होता है एक्टिविटी सीरीज का, वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट। जब वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम, ये रिएक्ट ही जल्दी नहीं करेगा, तो ये क्या है, जनरली हमको फ्री स्टेट में मिलेगा, क्योंकि ये जल्दी रिएक्शन कर ही नहीं रहा है, तो ये कोई कंपाउंड जल्दी बनाएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड। देखिए कॉपर और सिल्वर जो है ये अपने कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे सल्फाइड हो गया और ऑक्साइड हो गया। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो टॉप पे है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या होता है कि टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है। ये कभी भी फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव। जो मिडल में होता है वो मॉडरेट रिएक्टिव होता है। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एज मेनली एज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। हाँ, ये जो है ये ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है जो मिडल में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है
वो वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है और ये वेरी अबंडेंट है अर्थ पे, मतलब कि एनफ है। दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी वी कैन ग्रुप द मेटल्स इन द फ्लोइंग 3 कैटेगरीज। देखिए अब हमारे पास मेटल जो है वो 3 टाइप का है। कौन कौन है? एक मेटल जो है वो लो रिएक्टिविटी वाला है, एक मेटल जो है वो मीडियम वाला और एक जो है हाई रिएक्टिविटी वाला है। तो तीनों को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है और तीनों को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग है। डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी। तीनों कैटेगरीज में जो मेटल होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग है। मतलब मेटल जो लो रिएक्टिविटी में है उनको किसी अदर प्रोसेस से करेंगे, सल्फाइड वाले को किसी अलग प्रोसेस से करेंगे, ऑक्साइड को किसी और प्रोसेस से करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि मेटल जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो किस स्टेट में हमको मिल रहा है। उसके बाद है मीडियम रिएक्टिविटी। Several steps are involved in the extraction of pure metals from ores. A summary of these steps are given in below. Each step is explained in the following section. देखिए यहाँ पर स्टेप दिया हुआ है, इसको नीचे में डिराइव भी किया। देखिए क्या क्या स्टेप है, ध्यान से देखिएगा। हमको मिला ओर, क्या मिला? ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है? कंसंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल को क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। उसका मोल्टेन ओर को क्या कर देंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। मतलब जो हाईली रिएक्टिव है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल मिल जाएगा। अब जो मॉडरेट लेवल पे हैं वो 2 टाइप में मिलेंगे, या तो उसका कार्बोनेट मिलेगा या उसका सल्फाइड मिलेगा। कार्बोनेट को हम ओर को अलग करेंगे किससे? कैल्सिनेशन से। कैल्सिनेशन से सबसे पहले उसको क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे और ऑक्साइड बनाने के बाद उसको क्या करेंगे? कार्बन और अल्मोनियम के साथ रिडक्शन करेंगे जिससे हमको मिलेगा इम्प्योर मेटल और उसके बाद रिफाइनिंग कर लेंगे। लास्ट में हमको क्या मिलेगा? प्योर मेटल। इसको क्या करेंगे? अगर सल्फाइड और रहेगा तो उसको रोस्टिंग करेंगे। यहीं पे बस डिफरेंस है, अगर कार्बोनेट और होगा तो कैल्सिनेशन करेंगे और सल्फाइड और होगा तो रोस्टिंग करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है और रोस्टिंग प्रोसेस क्या है, ये भी डिटेल में देखेंगे हम। उसके बाद है जो लेस रिएक्टिव है वो सल्फाइड में मिलता है, इसको रोस्टिंग करेंगे और रोस्टिंग करने के बाद क्या करेंगे? इम्प्योर मेटल मिलेगा जिसको रिफाइनिंग करके हम प्योर मेटल मिल जाएगा। मतलब जो 3 कैटेगरी था तीनों मेटल का हम देख लिए एक सिंपल चार्ट कि हाँ कैसे किसको क्या करेंगे। इसमें 2 मेन प्रोसेस है, एक है कैल्सिनेशन और एक है रोस्टिंग, और डिपेंड करता है इस बात पे कि कब कैल्सिनेशन करेंगे और कब रोस्टिंग करेंगे कि वो कार्बोनेट के फॉर्म में मिल रहा है या सल्फाइड के फॉर्म में मिल रहा है। अब देखिए इनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या होता है। Ores mined from the earth are usually contaminated with large amounts of impurities such as soil, sand, etc. called gangue। देखिए ये जो होता है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ को कंटेंट किया जाता है जिसको गैंग बोलते हैं। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। इम्प्योरिटीज को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। कब? जब उस मेटल को उसको एक्सट्रैक्ट करना है उस ओर से, तब। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द gang from the ore based on difference between the physical और chemical properties of the gang and the ore। वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड इस बात पे करेगा कि कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे रिमूव करने के लिए गैंग का, कि गैंग जो है और जो ओर जो है उसका बीच में फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज किस टाइप का है। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। मतलब कि अलग अलग जो सेपरेशन का टेक्निक है हम लोग उस पर एम्प्लॉय करते हैं। किस पे? जब हम गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस टाइम। अब देखिए एक्सट्रैक्टिंग मेटल जो है लो रिएक्टिविटी सीरीज में है उसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जो लो एक्टिविटी सीरीज में है वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव है। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग एलोन। उसको क्या करेंगे? केवल हीटिंग करके ही उस मेटल को हम रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिनावार जो मरकरी का सल्फाइड है, मरकरी किस फॉर्म में मिला? सल्फाइड के फॉर्म में मिला। ये जो 1 एन ओर ऑफ मरकरी, ये क्या है? मरकरी का ओर है। मतलब इससे भी मरकरी हमको मिलता है। मरकरी किस फॉर्म में मिला हमको? और उसका मिला सिनावार के फॉर्म में। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, जब इसको हीट करेंगे एयर में तो सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होगा? इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। मतलब कि मरकरिक ऑक्साइड बनेगा। मरकरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मरकरिक ऑन फर्दर हीटिंग। और फिर मरकरिक ऑक्साइड को क्या करेंगे? हीट करेंगे। पहले क्या मिला हमको? मिला मरकरी सल्फाइड, उसको हीट किए तो हमारा प्रोडक्ट आया मरकरिक ऑक्साइड। फिर मरकरिक ऑक्साइड को हम हीट किए तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिल गया? मरकरी मिल गया। वैसे ही सेम केस होता है
कॉपर में, क्योंकि ये सब क्या है, लो रिएक्टिविटी सीरीज में है। लो रिएक्टिविटी सीरीज को सबसे पहले हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और हीट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट आएगा ऑक्साइड में, और फिर उस ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हमारा वो मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये कैसे, मरकरी का, मरकरी को हीट किए, क्या किए, हीट किए तो मिला मरकरी ऑक्साइड, और उस फिर मरकरी ऑक्साइड को हीट किया तो क्या मिल गया, मरकरी। ठीक वहीं कैसे कॉपर का, कॉपर को हम हीट किए तो मिला कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में मिला था। कॉपर ऑक्साइड को फिर हम हीट किए तो हमारा क्या मिल गया, कॉपर मिल गया। ये था हमारा उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका, जो कि क्या है, लो है रिएक्टिविटी सीरीज में, क्या है, लो इन रिएक्टिविटी सीरीज है। अब देखेंगे जो मिडल में है, किस में है, मिडल में है, उसको कैसे करेंगे। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लीड, कॉपर, ईटीसी, जो ये मिडल में है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव। ये जो होते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि ना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना कम रिएक्टिव होते हैं। दीज आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। आपको चार्ट में दिखाए थे, ये दो फॉर्म में मिलते हैं, या तो सल्फाइड के फॉर्म में या तो कार्बोनेट के फॉर्म में। इट इज ईजियर टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्साइड से उसको निकालना बहुत ईजी है, लेकिन ये हमको किस फॉर्म में मिल रहा है, सल्फाइड और कार्बोनेट में। तो सल्फाइड और कार्बोनेट को क्या करेंगे, पहले इसको ऑक्साइड में चेंज कर लेंगे, ताकि ऑक्साइड में जब चेंज हो जाएगा तो उसको निकालना इजी हो जाएगा। तो सल्फाइड और कार्बोनेट को कन्वर्ट कर लेंगे मेटल ऑक्साइड में। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस इज नॉन एज रोस्टिंग। देखिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस यहीं पर आ गया। रोस्टिंग वो प्रोसेस हो गया, दोनों को हीट करेंगे, लेकिन एक्सेस एयर के प्रेजेंस में अगर हीट किए, मान लीजिए इसको एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हीट किए तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रोस्टिंग, और लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में अगर हीट किए तो उसको बोलेंगे कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन। तो देखिए इसका डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए कि अगर एक्सेस हीट दे रहे हैं, एक्सेस एयर दे रहे हैं, एक्सेस एयर दे रहे हैं, हीट नहीं, एक्सेस एयर दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे रोस्टिंग। और अगर लिमिटेड एयर दे रहे हैं, लिमिटेड एयर के केस में हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली, तो उसको बोलेंगे कैल्सिनेशन। बस यही डिफरेंस है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में, सिंपली यही डिफरेंस है कि रोस्टिंग में हम लोग एक्सेस एयर देते हैं और कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर देते हैं। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन जिंक्स ओर्स कैन बी शोन एज फ्लोज। देखिए यहाँ पर दोनों का दिया है, रोस्टिंग का भी दिया है और कैल्सिनेशन का भी दिया है। देखिए क्या किया है रोस्टिंग में और क्या किया है कैल्सिनेशन में। इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या दिए, एक्सेस एयर दिए, तो हमारा किस फॉर्म में मिल गया, इसका ऑक्साइड मिल गया, क्या मिल गया, ऑक्साइड मिल गया। कैल्सिनेशन में क्या किए, लिमिटेड एयर में किए, तो इसमें हमको क्या मिला, इसमें भी ऑक्साइड मिला। मतलब अगर एक्सेस एयर में किए तो रोस्टिंग हुआ, लिमिटेड एयर में किए तो कैल्सिनेशन हुआ। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड इनटू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए क्या करेंगे, हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेंगे। क्यों यूज कर लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट जो रहेगा उस ऑक्साइड, मतलब जो उस मेटल का ऑक्साइड हमको मिलेगा, उस ऑक्साइड को क्या कर लेगा, वहाँ से रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूस जब कर देगा तो वो मेटल हमको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन। देखिए जब जिंक ऑक्साइड को किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, कार्बन के, तो कार्बन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि क्या किया, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और हमको क्या मिल गया, जिंक मिल गया। ये ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का तो प्रोसेस जानते ही होंगे आप। ऑक्सीडेशन किस प्रोसेस को बोलेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिडक्शन किसको बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। प्रीवियस चैप्टर में तो हम देखे थे, एक्सप्लेन इन द फर्स्ट चैप्टर। ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इज आल्सो ए रिडक्शन प्रोसेस। ये किस प्रोसेस में आया, रिडक्शन प्रोसेस में आया, क्योंकि वहाँ से क्या किए, ऑक्सीजन का रिडक्शन किए। बिसाइड यूजिंग कार्बन कोक टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड टू मेटल, समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज। हाँ, कभी कभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी क्या कर सकते हैं, इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, अल्मोनियम, ईटीसी आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए जो ये सब मेटल हैं, ये लोअर रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स को क्या करेंगे, उसके कंपाउंड से अलग कर देंगे। जैसे यहाँ पर है मैंगनीज ऑक्साइड, तो देखिए मैंगनीज ऑक्साइड जब है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है। देखिए एक केस था कि हम कार्बन यूज किए, क्या यूज किए, कार्बन यूज किए, कोक यूज किए। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के प्रिंसिपल पर भी इसको हम अलग कर सकते हैं। तो क्या किए, ये है मैंगनीज ऑक्साइड, यहाँ पर हम किसको यूज कर लिए, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम जो है वो मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को यहाँ से अपने साथ लेके चला जाएगा और मैंगनीज हमको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो यानी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के प्रिंसिपल पर भी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट,
मेटल के ऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द सबस्टांस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस? क्या आप उस सबस्टांस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है? दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्जोथर्मिक। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये क्या है? हाईली एक्जोथर्मिक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है इवॉल्व हो रहा है। सो लास्ट दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टेन स्टेट। इसीलिए जो होता है मोल्टेन स्टेट में हमको ज़्यादातर मेटल फाउंड होता है। इनफैक्ट रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विथ अल्मोनियम इज यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक और क्रैक मशीन पार्ट्स। देखिए हाँ, जहाँ रेलवे ट्रैक होता है ना, देखते हैं वहाँ पर कभी कभी क्रैक को ज्वाइंट करने के लिए इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है, जिसको थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए थर्माइट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द थर्माइट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? ये आयरन ऑक्साइड को अल्मोनियम के साथ हीट किया जाता है, मतलब रिएक्ट कराया जाता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है? आयरन प्लस अल्मोनियम ऑक्साइड प्लस हीट। अब देखिए ये कहानी था। अब हमारे पास किसका बचा? अब बचा टुवार्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी लेस वाला का और मिडल वाला का हम लोग देख लिए। लेस वाला में भी देखे क्या हुआ, और मिडल वाला में क्या देखे? दो तरह से मिल रहा था। एक मिल रहा था उसका सल्फाइड, और दो प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे थे। कौन कौन? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। एक में एक्सेस एयर के प्रेजेंस में हीट कर रहे थे, और एक में लिमिटेड एयर के प्रेजेंस में हीट कर रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज होगा उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। जो हाई हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, हाई अप में है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विथ कार्बन। उसको तो कार्बन से हीट करेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। उसमें तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर उसको ऐसा करेंगे तुरंत उसमें कैच आग पकड़ लेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्मोनियम, ETC टू रिस्पेक्टिव मेटल्स। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। क्योंकि ये कार्बन से क्या है? ज़्यादा इसके पास ऑक्सीजन को कैच करने का कैपेसिटी है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का कैपेसिटी है। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसीलिए इसको किससे अलग करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। जैसा कि हम ऊपर दिखाए थे आपको चार्ट में कि हाँ, इसको हम किससे अलग करते हैं? टेबल में दिखाया था ना ऊपर कि हाँ, इसको अलग करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स। देखिए क्या करते हैं, उसके मोल्टेन क्लोराइड्स को हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से उस मेटल्स को अलग कर लेते हैं। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड। देखिए जो मेटल होगा वहाँ पर कहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा? कैथोड पे। कैथोड मतलब क्या हुआ? वो इलेक्ट्रोड जो निगेटिवली चार्ज हो, वो इलेक्ट्रोड जो निगेटिवली चार्ज हो। वेयर एज क्लोरीन इज लिबर्टेड एट द एनोड। और क्लोरीन कहाँ पे चला जाएगा? क्लोरीन चला जाएगा आपका एनोड के पास, क्योंकि एनोड जो है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और क्लोरीन कैसा है? नेगेटिवली है, तो ये इसके पास चला जाएगा। और जो आपका Na है वो किस पे चला जाएगा? क्या था? Na ही था ना? हाँ, लिबरेटेड एट द एनोड द मेटल्स डिपोजिटेड। हाँ, जैसे Na का केस अगर लेंगे, सोडियम का केस, तो ये कहाँ चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है तो ये चला जाएगा निगेटिव के ऊपर, यानी कैथोड के ऊपर। समझ में आया? जैसे देखिए रिएक्शन किया है यहाँ पर किसका? NaCl का। कौन सा मेटल निकाल रहा है? सोडियम। सोडियम जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम एक्सट्रैक्शन जब कर रहा है NaCl का, और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा? इसको जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा तो Na आ जाएगा आपका कहाँ पे? कैथोड पे। Na कहाँ पे आएगा? कैथोड पे आएगा। और जो Cl होगा वो कहाँ पे चला जाएगा? वो चला जाएगा इलेक्ट्रोड जो एनोड होगा उस पे चला जाएगा, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा उस पे चला जाएगा। अल्युमिनियम भी इसी तरह से निकाला जाता है, उसका भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है। तो आप देखें कि जो टॉप मोस्ट पे है उसमें कौन से यूज हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू उस मेटल को हम लोग अलग कर रहे हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है? द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। मेटल्स तो मिल गया लेकिन अभी वो प्योर नहीं है। दे कंटेन्स इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। उसके पास अभी बहुत सारा इम्प्योरिटीज है जिसको क्या करना है? उससे रिमूव करना है ताकि हमको एकदम प्योर फॉर्म ऑफ मेटल
मिले। द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जब हम लोग एक मोस्ट वाइडली मेथड जो यूज करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ये चीज़ होता है, मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड इटीसी आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेट एट द एनोड। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल होता है उसको एनोड पर बनाते हैं, उसका एनोड बनाते हैं। एंड ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेट द कैथोड, और जो प्योर मेटल का स्ट्रिप होता है उससे क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एन इलेक्ट्रोलाइट। और इस प्रोसेस में कोई भी मेटल सॉल्ट का क्या करते हैं, सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं। तो यही प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और इसी प्रोसेस से हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स करते हैं, मतलब मेटल्स को एकदम प्योर बनाते हैं। अब देखिए हमारे पास एक केस है क्रोजन। क्रोजन क्या होता है और इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वी हैव लर्न द फ्लोइंग अबाउट क्रोजन इन चैप्टर 1 चैप्टर में भी, फर्स्ट में भी हम लोग देखे हैं। सिल्वर अट्रैक्ट्स, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। चांदी का पायल तो देखे होंगे, आपके घर में होगा पैर में लगाने वाला, बहुत दिन बाद वो क्या हो जाता है, काला हो जाता है, उसका सरफेस जो होता है ब्लैक हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एयर के साथ क्या होता है, एक्सपोज होता है। और दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। और ये सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग बना देता है। कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लॉसेज इट्स शाइनी। कॉपर भी धीरे धीरे क्या करता है, अपने शाइनी को लॉस कर देता है, ब्राउन सरफेस को, और किस कलर में आ जाता है, ग्रीन कोटिंग हो जाता है। वो ग्रीन कोटिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर लेयर आ जाता है किसका, कॉपर कार्बोनेट का। आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। अगर बहुत दिन तक क्या करते हैं, किसी आयरन को, मतलब आपके घर में पीस ऑफ आयरन जिसको छड़ बोलते हैं, उसको अगर रखते हैं कहीं पे बहुत दिन तक रख दिए तो क्या होगा, वो मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में उस पर रस्ट आ जाएगा। हाँ, लेकिन रस्ट आने का एक क्राइटेरिया ये भी है कि केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस से उसमें रस्ट या एयर के प्रेजेंस से रस्ट नहीं आएगा, या सिर्फ वाटर से नहीं आएगा, दोनों चाहिए उसको रस्ट लगने के लिए, दोनों चाहिए। चलिए इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देख भी लेंगे कि हाँ उसको रस्ट लगने के लिए दोनों चाहिए। आपको समझ में आया, रस्ट किसको बोलेंगे, रस्ट उसी को बोलेंगे कि जब क्या होता है कि बहुत टाइम तक हम आयरन को छोड़ देते हैं मॉइस्ट एयर में। किसमें छोड़ते हैं, मॉइस्ट एयर में, यानी मॉइस्चर होना चाहिए वहाँ पे, तो क्या होगा, उस पर कोटिंग हो जाता है ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस का, उसी को बोलते हैं रस्ट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका कंडीशन, किस कंडीशन में रस्ट होगा और किस कंडीशन में रस्ट नहीं होगा। रस्ट होने के लिए वाटर और एयर दोनों का होना जरूरी है, सिर्फ एक से रस्ट नहीं लग सकता है। देखिए लेट्स अस द फाइंड द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट। वो कंडीशन फाइंड करना है जिसके अंडर में क्या हो, आयरन जो है रस्ट हो जाता है। इसके लिए एक एक्टिविटी किया है, 3 टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक, एक में सिर्फ एयर है, एक में वाटर है, यहाँ पर ऑयल का लगा दिया है ताकि ये जो है इसमें एयर ना जा पाए। एक में ड्राई एयर है, नहीं इसमें एयर भी है और वाटर भी है, इसमें सिर्फ ड्राई एयर है, इसमें सिर्फ वाटर है। तीनों में एक एक आयरन नेल को डिप किया है। क्या होगा, इन दोनों केस में आयरन नेल पे रस्ट नहीं लगेगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, रस्ट लग जाएगा। इससे क्या पता लगेगा, देखिए देखते हैं। टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स इन ईच ऑफ देम। तीनों में क्लीन आयरन नेल डालना है। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब A, B एंड C। इसको A, B और C लेबल कर देना है। फॉर बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर इन टेस्ट ट्यूब B, इसमें डिस्टिल्ड वाटर को डालना है। ऐड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल एंड कॉर्क इट। 1 ml ऑयल डालना है और उसको कॉर्क से क्या कर देना है, ढक देना है। द ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन द वाटर। ऑयल किस लिए डालना है, ताकि वो वाटर पे क्या होते रहे, ऑयल डालते हैं, तेल जो होता है अगर वाटर पे डालेंगे तो उस पर फ्लोट करते रहता है। फ्लोट किस लिए कराना है, ताकि ये एयर से प्रिवेंट करे, एयर जो हो वाटर में डिजॉल्व ना हो। पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब C एंड कॉर्क इट। इसमें कुछ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालना है, किसमें, CaCl2 डालना है, किसमें, टेस्ट ट्यूब C में, और उसको कॉर्क से क्या कर देना है, ढक देना है। वी क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल ऑब्जर्व द मॉइस्चर, क्योंकि ये क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते रहेगा। इफ़ एनी फ्रॉम द एयर, अगर कोई एयर से आएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इससे ये होगा, इसमें सिर्फ वाटर इस पर एक्ट करेगा, इसमें सिर्फ एयर इस पर एक्ट करेगा। इसमें वाटर नहीं, मॉइस्ट नहीं एक्ट करेगा और इसमें एयर नहीं एक्ट करेगा, इसमें दोनों एक्ट कर रहे हैं। तो देखना है कि क्या सिर्फ वाटर
से रस्ट लग सकता है? क्या सिर्फ एयर से रस्ट लग सकता है? तो देखिए आपको देखने को क्या मिलेगा, देखते हैं देखने को क्या मिलेगा। देखने को ये मिलेगा, इफ़ एनी फ्रॉम द एयर लीव दिस टेस्ट ट्यूब फॉर ए फ्यू डेज, इसको कुछ दिन के लिए छोड़ देना है। एंड देन ऑब्जर्व यू विल ऑब्जर्वेशन आयरन नेल रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए, इसमें केवल रस्ट लगा, बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, लेकिन बी और सी में रस्ट नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? एंड द नेल्स इन टेस्ट ट्यूब सी एक्सपोज टू ड्राई एयर, व्हाट डज दिस टेल्स अबाउट द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल रस्ट। देखिए इस कंडीशन से ये पता लगा कि जिसमें वाटर और एयर दोनों था, इसमें क्या था, वाटर भी था और एयर भी था, इसमें रस्ट लग गया, लेकिन इसमें रस्ट नहीं लगा, इसमें रस्ट नहीं लगा। यानी रस्ट लगने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि वहाँ पर वाटर और एयर या मॉइस्ट एटमॉस्फेयर वहाँ पर होना चाहिए, अदरवाइज रस्ट नहीं लगेगा। समझ में आया? इसका मतलब यही था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। आखिर क्रोजन से हम लोग कैसे बचाएं? द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग। देखिए आयरन का गेट वोट लगा रहता है घर में, उसको क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, एक लेयर चढ़ा दिया जाता है, ताकि क्या हो, उसके ऊपर जब लेयर चढ़ जाएगा तो उसका लेयर जो चढ़ा रहेगा उसके ऊपर, वो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में एयर के साथ रिएक्ट करेगा, उस आयरन के सरफेस के पास एयर नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण वो उसका लाइफ टाइम लॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर देते हैं, एनोडाइजिंग कर देते हैं, एलॉय मेकिंग कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन किसको बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाई कोटिंग देम विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक। अगर स्टील और आयरन को बचाना है रस्ट से तो उस पर क्या करेंगे, एक कोटिंग कर देंगे, किसका, थिन लेयर ऑफ जिंक का, ताकि अगर ये हाँ। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन का आपको कुछ और मेथड बताना है, और ये बताना है कि आप अपने घर पे मेटल्स को कैसे प्रिवेंट करेंगे, कुछ तरीका आपको बताना है। और एनसीईआरटी का बुक लेके उसका सारा इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर देना। इसमें एनसीईआरटी का ही कंटेंट था और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट था। धन्यवाद।